Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir. We are studying physics. Our chapter is rotational dynamics. हमने बहुत कुछ पढ़ लिया उस चैप्टर का, थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो सकता है, उसका थियरी, फिर हमको न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना है। तो कल हमने पुरानी क्लास में हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डेरिवेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ठीक है। एक बार रेडियस ऑफ गायरेशन को रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मेरे पास एक चम्मच है और ये चम्मच ऐसा है, हेवी पार्ट इधर चम्मच बहुत जाड़ा है और जहां भी हेवी पार्ट रहता है वहां पर सेंटर ऑफ मास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रही है। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द सेंटर ऑफ मास। The radius of gyration of a rigid body is defined as the distance between the axis of rotation and center of mass. कुछ बुक्स में ये डेफिनेशन और लंबी करके देते हैं। वो क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को भी डिफाइन करते हैं। एक ही डेफिनेशन में दो डेफिनेशन भिड़ा देते हैं। कैसे? वो बोलते हैं radius of gyration is defined as the distance between axis of rotation and a point at which the entire mass of the body can be supposed to be concentrated. मतलब तो सेंटर ऑफ मास हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। और कोई भी बॉडी हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। चाहे वो रिंग हो, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, चाहे वो कोन हो, कोई भी हो, कौन भी हो, सबका डेफिनेशन एक जैसा रहेगा, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब हमने कल रोलिंग बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किए थे। फिर से याद दिलाऊंगा, आगे भी वैसे फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वीडियो डबल से देख लेना अगर याद करना है, रिवीजन करना है तो। अब मैं उसके आगे का एक डेरिवेशन पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी बॉडी अगर एक स्लोप है, घसर पट्टी है और वहां पर हमने एक रॉड नहीं थी, एक रिंग, एक डिस्क और एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर, चारों को घसरने के लिए नीचे रोल होकर नीचे पहुंचने के लिए छोड़ दिए, तो सबसे पहले कौन रोल होकर नीचे पहुंचेगा? तो करेक्ट आंसर मुझे 2 स्टूडेंट से मिला अब तक। बाकी लोग शायद वो वीडियो अभी देखने के बाकी होंगे, बाकी लोग की स्पीड धीरे धीरे चल रही होगी, वीडियो मेरे बनाने की स्पीड ज्यादा चल रही है, आपके वीडियो देखने की फ्रीक्वेंसी कम चल रही होगी शायद। तो मुझे चेतन का और सृष्टि का 2 लोगों के आंसर्स आए हैं और दोनों के आंसर्स करेक्ट है। सबसे पहले सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा, फिर हॉलो स्फीयर पहुंचेगा, फिर डिस्क पहुंचेगा और सबसे आखिरी में रिंग नीचे पहुंचेंगी। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं हम, ऐसा क्यों होता है। आई होप कि आपको पुराने फॉर्मूले याद रहते हैं। अगर आपको पुराने फॉर्मूले याद है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, वरना हो गया आपका कन्यादान और या जो भी नुकसान हो सकता है वरना आपका। सी, कोई बॉडी अगर रोल हो रही है तो उसके लिए हमने क्या एक्सप्रेशन लाए थे? हमने एक्सप्रेशन लाए थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हिच इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। कोई बॉडी रोल हो रही है और वो स्लिप नहीं हो रही है, फिसल नहीं रही है, तो उसके लिए क्या लिखे थे हमने? कोई बॉडी अगर रोल हो रही है, आगे बढ़ रही है ऐसे चलकर, कोई गोल घूमकर, तो क्या लिखे थे? उसके सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, ट्रांसलेशनल मोशन, सीधी लाइन में चलता है। ये स्फीयर यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर के बाद घूमकर यहाँ आ जाएगा और ये वाला गोल गोल घूमेगा। तो इसमें रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, दोनों मोशंस हो रहे हैं। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कौन सी रहेगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहेंगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। What is the formula for translate? What do we mean by translational? The word translational means linear, सीधी लाइन में। जो चीज सीधी लाइन में चल रही है हम कहते हैं ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। बॉडी एक जगह से दूसरी जगह सीधी लाइन में जा रही है, हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? हाफ mv², v इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये v बार है उसका लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितने से आगे बढ़ रहा, प्लस हाफ I की जगह मैं क्या लिखूंगा? m के स्क्वायर। व्हाट इज m? मास ऑफ द बॉडी।
व्हाट इज के, रेडियस ऑफ गायरेशन उसका स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अब देखो क्या बन गया, कॉमन निकालो, इसमें से क्या निकलता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकलता है और ब्रैकेट्स में बचता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर लेता हूं मैं। यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज लेफ्ट, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज आवर डेफिनेशन, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम के स्क्वायर बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, अब एक डेरिवेशन देखो जिसमें हम ये पता करेंगे कि कौन जल्दी फिसल के नीचे आता है। सो दिस इज अ स्लोप एरिया, ये स्लोप है, ठीक है, और यहां से हम किसी चीज को नीचे रोल कराना चाहेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, और वो रोल होके इधर नीचे आएगा। जब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसमें 0 है, क्योंकि रोल होने का ही है। ये ऑब्जेक्ट इज एट द टॉप पोजीशन, वो रोल होने का, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मिनिमम 0 है। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच। व्हाट इज एच, द हाइट फ्रॉम विच इट इज बीइंग रिलीज्ड, ठीक है। और यहाँ पर जब वो आएगा रोल होते होते होते, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितनी रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv square 1 plus k square by r square. What is k square? Radius of gyration. What is r? Radius of the circular spherical object. और पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी ग्राउंड पे आएगा तो, इट विल बी m g into h, h यानी 0, यानी 0 रहेगी पोटेंशियल एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऊपर जितनी टोटल एनर्जी रहेंगी नीचे भी उतनी टोटल एनर्जी रहेंगी। लेट अस सॉल्व द डेरिवेशन। चलो अब डेरिवेशन यहां सॉल्व करते हैं अपन। सी टोटल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द बॉटम। टोटल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द बॉटम। और फिर टोटल एनर्जी एट द टॉप कितनी है, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। लिख देते क्या, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द बॉटम। काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप 0 है, क्योंकि अभी रोल होना स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। और यहां पर वी आर यूजिंग कैपिटल एम। काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वो रोल होते हुए आएंगे, घसरते हुए, ठीक है, रोल होते हुए आएंगे। जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऐसा भी आएगा विद वेलोसिटी v, और ऐसा भी आएगा घसरते हुए, रोल होते हुए, रोलिंग मोशन, ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। और यहां पर क्या रहेगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। तो बचा क्या, आप ध्यान से देखो, यहां बचा एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एम विल गेट कैंसल्ड और बचा क्या, 2gh, ये 2 इधर आ गया, 2gh अपॉन ये पूरा टर्म इधर ला लेंगे अपन, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, रूट में डाल देंगे और सीधे लिखेंगे यहाँ पर v। दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। नीचे आने की लीनियर वेलोसिटी कितनी रहेगी, √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है।
अब याद करो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू किसके लिए कितनी होती है। रिमेंबर द वैल्यूज, याद करो वैल्यूज को रिकॉल करो। फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या किए थे हमने, ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, ये रिकॉल, ये रिकॉल है हमारा। सॉलिड स्फीयर के क्या लिखे थे हमने, आई सी इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, और आई सी इज इक्वल टू दूसरा क्या लिखे थे, एम के स्क्वायर। तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू क्या आया था, या k स्क्वायर mm कैंसल, k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, 2/5। यहाँ k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो क्या लिखेंगे आप, k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर स्फीयर, कौन सा वाला होगी, सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 2/5। नीचे आने की स्पीड किसकी कितनी है, तो ये 2/5 यहाँ डाल दो, 1 + 2/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए आ जाएगा। तो क्या लिखते हैं फिर, v सॉलिड स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर कितनी हो जाएगी, √2gh अपॉन 1 + 2/5 इज इक्वल टू रूट। अब ये हटा लेता मैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना ये। इज इक्वल टू रूट, क्या हो जाएगा ये 2gh, एंड दिस विल बी 5 + 2 7/5, 7/5 ये हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, 5 × 2 = 10/7 gh। सॉलिड स्फीयर की वेलोसिटी कितनी है, √10/7 gh, ठीक है। नंबर टू हॉलो स्फीयर, ये v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, v यानी लीनियर वेलोसिटी, सीधे नीचे उतरने की वेलोसिटी। हाँ, इसके लिए क्या लिखे थे, आई सी इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर, और आई सी इज इक्वल टू दूसरा क्या होता है, एम के स्क्वायर। कंपेयर किए तो क्या बनता है, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की डेफिनेशन क्या बनती, क्या फॉर्मूला बनता, 2/3 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फिर v इज इक्वल टू रखो, v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh अपॉन 1 + k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ये √2gh अपॉन 1 + k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसके लिए कितना होता है, 2/3। तो फाइनल एकदम डायरेक्ट अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हो, और ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 2 5/3 हो जाएगा, 5/3 यानी 6/5। 3 × 1 = 3 + 2 5 लिख लेते यार, मेरा मैथ्स कच्चा है। 5/3 हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो वो 6 बन जाएगा। दिस इज 6/5 gh। 10/7 6/5, इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही, कर लेंगे उसको भी बाद में, या तो देख लेंगे। ये सॉलिड स्फीयर हो गया। फिर लाते हैं अपन डिस्क के लिए। डिस्क के लिए आईसी कितना रहता है, याद हुआ कि नहीं हुआ, mr²/2। ये रट्टा कर लो बिल्कुल। फॉर अ सॉलिड डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ द एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर, डिस्क यानी सुदर्शन चक्र को याद रखो। एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल है और डिस्क कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में डिस्क घूम रहा और एक्सिस वर्टिकल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ½ mr²। और रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mk²। अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, mk² इज इक्वल टू mr²/2। mm कैंसिल हो जाएगा, k²/r² इज इक्वल टू क्या बचा, 1/2। v का फॉर्मूला क्या है, v यानी क्या है, लीनियर वेलोसिटी। v यानी क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और उसका फॉर्मूला क्या है, √2gh अपॉन
1+k² / r², ये पूरा रूट में है, तो ये पूरा रूट में है, तो ये जाएगा √2gh अपॉन 1 + 1/2 यानी 3/2, 2gh और ये होगा 3/2 यानी ये होगा 4/3 4/3gh 4gh/3। नोट कर लो जल्दी से, मैं तब तक दूसरा पेन लाता हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो फास्ट में। अब रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सॉरी डिस्क हो गया, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर हो गया। अब नेक्स्ट हम लाते हैं फॉर्मूला रिंग के लिए, RING रिंग। बताओ रिंग का थिन यूनिफॉर्म रिंग लेकिन कैसी रहना चाहिए? थिन यूनिफॉर्म, यानी कहीं मोटी कहीं पतली नहीं होना चाहिए, एक जैसी। पतली रिंग है तो चारों तरफ पतली होना चाहिए, सर्कमफरेंस पूरी पतली एक जैसी सर्कमफरेंस होना चाहिए। रिंग मिस्टर को पहनाते ना, I = mr², रिंग मिस्टर को पहनाते हैं, और IC = mk², तो mk² क्या हुआ? mr², k²/r² की वैल्यू कितनी हुई? 1, k²/r² की वैल्यू 1। और लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है अपना, अभी जो डिराइव किए थे थोड़ी देर पहले, लीनियर वेलोसिटी = अपॉन 1 + k²/r², तो ये क्या हो जाएगा? √2gh 1 + k²/r², 1, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या रहेगा? ओनली √gh रहेगा, रिंग के लिए ओनली gh रहेगा। अब बताओ कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा हो रही है? 10/7 6/5, तो किसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है? स्फीयर की लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो ऊपर से जब घसरेगा ऐसे स्लोप में, तो सबसे फास्ट कौन घसरेगा? सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी रहेगी? स्फीयर की रहेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी रहेगी? स्फीयर की रहेगी। ये सॉल्व करने पर देखो सबसे ज्यादा 10/7, अभी मेरा उसमें काम में लगा हुआ है, नहीं तो मैं सीधे कैलकुलेशन करके बताता था आपको। आप करके देख लेना, 10/7 पॉइंट में लाके देख लेना, तो कंपेयर करने में आसान हो जाएगा। 10/7 बोले तो कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग, और ये 6/5 एंड दिस इज 4/3, ये तो अपने को मालूम है, ये बार बार आते रहता फिजिक्स में। तो 4/3 का मतलब होता है 1.33 gh, एंड दिस विल बी 6/5, 5 1 = 5 बचा 1, 10 कर दिया इसको, 5 2 = दिस इज 1.2 हो गया ना, 1.2 gh, ये 1.33 gh है। 4/3 is 4/3 डिस्क, और ये 1.2, 5 1 = 5 बचा 1.010, 1.2 gh। मतलब इसको टाइम लग रहा है, ये ज्यादा फास्ट भाग रहा है 1.33, और ये कम आ रहा है। और इसको देख लेते एक बार, 10/7, 7 1 = 7 बचे 3, पॉइंट मार दिए 30, 7 4 = 28 बचे 2, 20, 7 2 = 14 बचे 6, 60, 7 8 = 56, 1.428, 1.42 gh, 1.42 gh। तो सबसे पहले, और ये रिंग का है 1 gh, तो देखो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी आ रही? सॉलिड स्फीयर की। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर 1.4 gh, उसके बाद कौन पहुंचेगा? डिस्क 1.33 gh, उसके बाद कौन पहुंचेगा? 1.2 gh, उसकी स्पीड कम है, और सबसे आखिर में कौन पहुंचेगी? रिंग, उसकी स्पीड सबसे कम है। तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर, नंबर 2 डिस्क, नंबर 3 हॉलो स्फीयर, नंबर 4 रिंग।
ठीक है, देख लेना इसमें एक बार कैलकुलेशन भी करके देख लेना, फास्ट फास्ट में हो सकता मैंने कोई कैलकुलेशन गलत कर दिया होगा तो देख लेना। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन कर लो। वीडियो कितनी देर का बना? सो दिस इज, ये फाइनल वैल्यूज याद रख लेना कि फॉर, अच्छा अब एक बात ये बताओ, एक स्लोप है, घसर पट्टी है, ठीक है, एक स्लोप है, घसर पट्टी है, वहां से मैंने एक 5 किलो का स्फीयर लिया और एक 5 किलो का क्यूब लिया और दोनों को फिसला दिया, नीचे घसरा दिया, तो स्फीयर जो है वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोल होते होते गोल गोल गुंडाली मारते हुए नीचे आ रहा है, और जो क्यूब है वो फिसलते हुए घसरते हुए नीचे आ रहा है, स्लिप होते हुए आ रहा है। कौन सा पहले नीचे पहुंचेगा? ज्यादातर लोगों से, आप दुनिया के ज्यादातर लोगों से अगर पूछोगे कौन पहले नीचे आएगा, तो पता है लोग क्या बोलेंगे? लोग ये बोलेंगे कि सबसे पहले स्फीयर आएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि सबसे पहले क्यूब घसर के नीचे आ जाएगा। स्फीयर को रोल होने में टाइम लगेगा, वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, और क्यूब पहले आ जाएगा। वरना ट्राई करना है तो हम ये सब मिटा के हम ट्राई कर सकते हैं, सॉलिड स्फीयर को रहने देते, बाकी सबको मिटा देते हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो ये सब। सी, ये स्लाइड घसर पट्टी, हाइट सेम है जहां से घसरा रहते, एच हाइट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ आ गया, और क्या है? क्यूब। अब्बा डब्बा चप्पा, ये क्यूब है, ठीक है। यहाँ क्यूब घसरते हुए आएगा, फिसलते हुए, स्लीपिंग विदाउट रोलिंग। ये उल्टा है, रोल नहीं हो रहा, स्लिप हो रहा। यहां आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? 0। कंपेयर कर लो, टोटल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द बॉटम। टोटल एनर्जी एट द टॉप कितनी आ रही? mgh प्लस 0। अब ये मैं लिखता नहीं, लिखूं क्या? काइनेटिक एट द टॉप, पोटेंशियल एट द टॉप, ये सब तो आप पढ़े लिखे लोग हैं। पोटेंशियल एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द बॉटम। काइनेटिक एट द टॉप कितनी थी? 0, क्योंकि वो घसरना चालू ही होने का है अभी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप हाफ mv²। पता है हाफ mv² क्या है? रोलिंग नहीं हो रहा, ये क्यूब है, ये रोल नहीं हो रहा, ये घसरते हुए आ रहा, स्लिप होते हुए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द बॉटम 0। बताओ क्या बचा? mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। क्या हो गया? mm कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू क्या हुआ? v इज इक्वल टू √2gh। √2gh। अब बताओ ये लीनियर वेलोसिटी किसकी है? ये √2 वेलोसिटी किसकी है? क्यूब की है। क्यूब रोल नहीं हो रहा, घसर के आ रहा है नीचे, तो कितनी है? v इक्वल टू √2gh। और ये क्या था? स्फीयर 1.42gh। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? अगर रिंग डिस्क और इन सब की लाइन में अगर क्यूब को भी डाल दिए और क्यूब को घसरा दिए तो क्यूब रोल नहीं हो रहा, अगर सिर्फ स्लिप होके आ रहा है फिसल के नीचे, तो सबसे पहले क्यूब पहुंचेगा। बात समझ में आएगी? पक्का? चलो, वेरी गुड। एक ऐसा टेबल अपनी टेक्स्ट बुक में बना होगा शायद, मेरे ख्याल से, जहाँ k² की वैल्यू दी होंगी, या k की वैल्यू दी होंगी √√√√, ये वाला नोट डाउन कर लो। चलो, अब वीडियो यहीं पर रुका देते हैं, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे 10th स्टैंडर्ड के, CBSE के बहुत सारे वीडियोस बना लिए। अब थोड़ा रुकता हूँ मैं। चलो, नोट डाउन कर लो।